हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश ARO 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और इसमें जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराई जा रही है GS वर्ल्ड द्वारा पब्लिश किए गए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराया जा रहा है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त होते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो, कोई सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में जिसमें हम लोगों ने 30 क्वेश्चन की जो श्रृंखला थी, उसमें जो है हम लोगों ने GS वर्ल्ड के 60 जो प्रैक्टिस सेट जो प्रवेश किया गया है टेस्ट सीरीज, उसके 60 प्रश्नों को सॉल्व किए थे। और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के उसके आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा, वो वीडियो जा करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जो है आपको मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेद समाज की स्थापना की प्रेरणा देवेंद्रनाथ टैगोर से मिले, जिसके फलस्वरूप 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना की गई। वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। देखिए, वेद समाज की स्थापना की जो प्रेरणा है वह केशव चंद्र सेन से मिली थी और श्रीधरल नायडू द्वारा 1664 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसके जो स्थापना के जो प्रेरणा स्रोत थे वो देवेंद्रनाथ टैगोर नहीं थे, बल्कि केशव चंद्र सेन थे। और श्री घरलू नायडू द्वारा 1864 में इसकी स्थापना भी की गई थी। और इसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहा जाता है। और इन्होंने ब्रह्म समाज की पुस्तकों का तमिल और तेलुगु भाषा में अनुवाद भी कराया था, जिससे वहाँ पे इसका व्यापक स्तर पे प्रचार प्रसार किया जा सके। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात भद्रलोक समाज ने किया था। 1902 में पुलिन दास ने ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। कलकत्ता अनुशीलन समिति बंगाल का पहला आतंकवादी संगठन था। 1915-16 में बंगाल में राजनीतिक डकैतियां तथा हत्याएं अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। तो इसकी अगर हम बात करें तो बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में इसमें जो है आपका सी, यह गलत है। देखिए, 1902 में पुलिन दास ने ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना की और यह बंगाल का पहला आतंकवादी संगठन था। ठीक, और उसके बाद 1905 ईस्वी में पी मित्रा ने कलकत्ता में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। 1915-16 में बंगाल में राजनीतिक डकैतियां और हत्याएं अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। अधिकांश क्रांतिकारी गुट जो थे वह बाधा जतिन के नाम से प्रसिद्ध जतीन्द्रनाथ मुखर्जी के नेतृत्व में एकजुट हुए थे। ठीक है, तो जो सही कथन है वो हो जाएगा आपका ए, बी और डी। सी जो है वो आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। दुर्भिक्ष जांच आयोग जिसके माध्यम से या जिसके अध्यक्ष सरजान बुरहेड़ थे, यह किससे संबंधित था। 1880 के दुर्भिक्ष अर्थात जो अकाल पड़ा था 1880 में, उससे बंगाल के जो 1770 के अकाल के कारणों की जांच करने के लिए इसका गठन किया गया था। बंगाल अकाल जो 1943 में पड़ा था उसकी जांच के लिए, या फिर स्ट्रेची आयोग द्वारा सुझाए गए सिद्धांतों पर अपने सुझाव देने के लिए। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगाल दुर्भिक्ष या फिर अकाल जो 1943 में हुआ था, इसके कारणों की जांच करने के लिए गठन किया गया था जॉन वुडहेड समिति का। देखिए, इतिहासकारों के अनुसार बंगाल दुर्भिक्ष 1943 में 15 लाख लोग मारे गए थे, जबकि भारतीय इतिहासकार ये संख्या 60 लाख बताते हैं। वायसराय लॉर्ड वेवेल ने 1943-44 में सरजान वुडहेड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया, जिसका मुख्य कार्य था कि इसके कारण की जांच करना और इतनी संख्या में जो मृत्यु हुई थी इसके पीछे की वजह क्या है। इसलिए जो है कि जांच समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष जो थे वो वुडहेड थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अन्य अकाल देख लीजिए, जो ये अकाल पड़े हैं, कब पड़े हैं और किसके शासनकाल में पड़े हैं। अकाल आयोग 1880, यह रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। और यह अकाल जो है वायसराय लॉर्ड लिंटन के शासनकाल में पड़ा था। और 1887 का जो अकाल है वह उसमें जो है अकाल आयोग का जो गठन किया गया था 1887 में जो अकाल पड़ा था, इसकी जांच करने के लिए लायल आयोग का गठन किया गया था। और यह अकाल लॉर्ड एल्गिन के शासनकाल में आया था। दुर्भिक्ष आयोग 1900 ईस्वी जो 1900 ईस्वी में अकाल पड़ा था, इसकी जांच के लिए एंटोनी मैकडोनल की अध्यक्षता में एक समिति या कमेटी का गठन किया गया था।
और यह अकाल कर्जन के शासनकाल में बढ़ा था। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। ये सभी समितियां जो है रिचर्ड स्ट्रेची, जेम्स लियोल और एंटोनी मैगरोलन, ये सभी जो है अकाल से संबंधित अकाल समितियां हैं। नेक्स्ट देखिए, किस ब्रिटिश कमांडर इन चीफ ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से 1887 के विद्रोह के दौरान लखनऊ नगर पर अधिकार प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की थी? सर जेम्स आउटरम, सर हेनरी हैवलॉक, हेनरी लॉरेंस या सर कॉलिन कैंपबेल, किसके द्वारा लखनऊ पर पुनः अधिकार करने में सफलता पाई गई थी 1857 के विद्रोह के बाद? आपको इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉलिन कैंपबेल द्वारा। देखिए, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल द्वारा किया गया था और इन्होंने अपने अल्प आयु पुत्र विरजिस कादरी को लखनऊ का नवाब घोषित किया था। अंततः इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश कमांडर इन चीफ कॉलिन कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से मार्च 1858 में लखनऊ नगर पर पूरा अधिकार कर लिया था और मार्च 1858 तक लखनऊ पूरी तरह अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉलिन कैंपबेल के नियंत्रण में लखनऊ पर पुनः अधिकार किया गया था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना की थी? किसके द्वारा भारतीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना की गई थी? महादेव गोविंद रनाडे और गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले तथा केशव चंद्र सेन द्वारा, रघुनाथ राव तथा एमजी रनाडे तथा नारायण मल्हार जोशी द्वारा। आपको बताना है कि किसके द्वारा भारतीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रघुनाथ राव और एमजी महादेव गोविंद रनाडे द्वारा भारतीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना की गई थी। और अगर हम इसकी बात करें, इसकी स्थापना महादेव गोविंद रनाडे और भारतीय विद्वान, समाज सुधारक, न्यायाधीश और लेखक थे। भारतीय सामाजिक सम्मेलन का जो पहला सम्मेलन हुआ था उसका आयोजन 1887 में किया गया था और इस सम्मेलन के मुख्य उद्देश्यों में अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करना, जो बहुपत्नी विवाह का विरोध कर रहे हैं, कुलीन प्रथा का विरोध, ये जो है मुख्य भूमिका निभाना और बाल विवाह को रोकने के लिए याचना अभियान चलाना, यह जो है इसका मुख्य उद्देश्य था और इसके द्वारा ये की जाने वाली गतिविधियाँ थी। और इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले और रघुनाथ राव और एमजी रनाडे द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अहमदिया आंदोलन जो उदार सिद्धांतों पर आधारित था, इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ था? नदिया जिला बंगाल से, कदिया जिला पंजाब से, पटना से या फिर सहारनपुर से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कदिया पंजाब से। 19वीं शताब्दी में मुस्लिम समाज और धर्म सुधार के लिए एक और आंदोलन चलाया गया जिसे अहमदिया आंदोलन कहा जाता है। अहमदिया आंदोलन उदार सिद्धांतों पर आधारित था और इसकी स्थापना 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा किया गया था। यह आंदोलन पंजाब के गुरदासपुर जिले के कादिया नगर से प्रारंभ हुआ था और मिर्जा गुलाम अहमद ने अपने सिद्धांतों की व्याख्या अपने पुस्तक बहरीन ए अहमदिया में की थी। तो इसमें इसके जो सिद्धांत थे उसका जो वर्णन मिलता है वह मिर्जा गुलाम अहमद की पुस्तक बहरीन ए अहमदिया में मिलता है। ठीक है, तो यह जो है इसका प्रारंभ हुआ था कादिया पंजाब से, अहमदिया आंदोलन का, और किसके नेतृत्व में किया गया था? इसका जो शुरुआत है वो मिर्जा गुलाम अहमद के नेतृत्व में इसकी शुरुआत की गई थी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1751 से 1755 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अंग्रेजों ने हैदराबाद में नासिर जंग का साथ दिया, फ्रांसीसियों ने हैदराबाद में अनवरुद्दीन का साथ दिया, फ्रांसीसियों ने कर्नाटक में चंदा साहब का साथ दिया, अंग्रेजों ने कर्नाटक में अनवरुद्दीन का साथ दिया। आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन जो है वो गलत है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांसीसियों ने हैदराबाद में अनवरुद्दीन का साथ दिया, यह गलत है। एक हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के युद्ध को लेकर के जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था वह लड़ा गया था और इसमें दो गुट बट गए थे। अंग्रेजों ने हैदराबाद में नासिर जंग और कर्नाटक में अनवरुद्दीन का साथ दिया, ठीक है, और फ्रांसीसियों ने कर्नाटक में चंदा साहब और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग का साथ दिया। इसमें अगर आपको याद रखना है MCF और NAE, देखिए मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और फ्रांसीसी यह एक गुट में शामिल थे द्वितीय कर्नाटक युद्ध में। ठीक है, मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और फ्रांसीसी। और दूसरे गुट में कौन कौन थे? दूसरे गुट में नासिर जंग और अनवरुद्दीन और अंग्रेज। ठीक है, नासिर जंग, अनवरुद्दीन, अंग्रेज यह एक गुट में शामिल थे। मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और आपके फ्रांसीसी यह तीनों एक गुट में शामिल थे। किसमें? द्वितीय कर्नाटक युद्ध में। तो ऐसे याद रखिएगा, ट्रिक से याद हो जाएगा जल्दी।
और इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने रिंग फेंस की नीति का अनुसरण किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड वेलेजली ने, लॉर्ड डलहौजी ने, या फिर लॉर्ड ऑकलैंड ने? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वॉरेन हेस्टिंग ने। वॉरेन हेस्टिंग ने गवर्नर जनरल के रूप में उस नाजुक समय में अपना पद संभाला था जब ब्रिटिश मराठा, मैसूर और हैदराबाद जैसे शक्तिशाली संयोग का सामना कर रहे थे। और वॉरेन हेस्टिंग ने रिंग फेंस की नीति अर्थात सुरक्षित घेरे की नीति का प्रारंभ जो है इसी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, और वेलेजली की अगर हम बात करें, वेलेजली द्वारा सहायक संधि की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को अर्ल ऑफ अराकान की उपाधि से सम्मानित किया था? अर्ल ऑफ अराकान, लॉर्ड डफरिन, जॉन लॉरेंस, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड एमहर्स्ट? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड एमहर्स्ट को। देखिए, प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध, जब अंग्रेज वर्मा की राजधानी यानदबू से 60 मील दूर रह गए थे, तब वर्नियों ने संधि का प्रस्ताव किया। उसके बाद जो है वहाँ संधि का प्रस्ताव किया गया, जिसके परिणामस्वरूप यानदबू की संधि हुई थी। कब हुई थी? 24 फरवरी 1826, जो वर्मा युद्ध हुआ था। वर्मा युद्ध को समाप्त करने के लिए यानदबू की संधि की गई थी 24 फरवरी 1826 ईस्वी को। ठीक है, तो याद रखिएगा, यानदबू की संधि द्वारा वर्मा युद्ध को, प्रथम वर्मा युद्ध जो था उसे समाप्त किया गया था। और इसी में जो है एमहर्स्ट को, जो वहाँ का गवर्नर जनरल था, इसे अर्ल ऑफ आराकान की उपाधि दी गई थी। 1857 के विद्रोह को निम्नलिखित में से किसने सिपाही विद्रोह कहा था? सर सैयद अहमद खान ने, वीडी सावरकर ने, मुंशी जीवनलाल ने, दुर्गादास बंदोपाध्याय ने, अशोक मेहता ने? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। 1 4 2 5, 1 3 4 या 1 2 3 4 5? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 3 4। किसके द्वारा कहा गया था सिपाही विद्रोह? इसमें जो है आपके आ जाएंगे सर सैयद अहमद खान, मुंशी और दुर्गादास, 1 3 4। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका विश्वास आध्यात्मिक भ्रातृत्व में था, इसका पुनर्जन्म तथा आत्मा में विश्वास नहीं था, यह देसी विचारों पर आधारित तथा पूर्णतः पाश्चात्य दर्शन पर विचलित आंदोलन था। भारत में इस सोसाइटी का मुख्यालय अडयार मद्रास में स्थापित किया गया था। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, 1 4 1 2 3 2 3 या फिर 1 2 3 4? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 4। पहला और चौथा सही है, दूसरा और तीसरा जो है वो गलत है। देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी विदेशी विचारों पर आधारित और पूर्णतः भारतीय दर्शन पर विचलित आंदोलन था। इसकी शुरुआत अमेरिका में किया गया था 1875 में, मैडम HP ब्लाउतस्की और कर्नल अलकाट द्वारा। ठीक है, और इसके अगर पुनर्जन्म की बात करें, इसका पुनर्जन्म कर्म में विश्वास रखता था और साथ ही साख्य तथा उपनिषद के दर्शनों की प्रेरणा इसको प्राप्त थी। एनी बेसेंट द्वारा 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की यह संपर्क में आई और 1891 में इसकी अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है कहाँ की गई थी? भारत में। इसका मुख्यालय अडयार मद्रास में किया गया था। ठीक है, तो पहला चौथा सही है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह व्यवस्था भारत के सबसे बड़े भाग में लागू किया गया था। भूमि का स्वामित्व किसानों को दिया गया। 1792 ईस्वी में यह व्यवस्था बारामहल जिले में पहली बार हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लागू किया गया था। 1820 में यह व्यवस्था मद्रास में लागू कर दिया गया था। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1792 ईस्वी में बारामहल जिले में पहली बार हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लागू किया गया था। यह गलत है। देखिए, रीड और मुनरो के नेतृत्व में मद्रास के अनेक अधिकारियों द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था की सिफारिश की गई थी और लागू किया गया था वहाँ पे। 1792 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले बारामहल जिले में पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू किया गया था, बारामहल में, न कि हॉल्ट मैकेंजी द्वारा। ठीक है, लागू बारामहल में ही हुआ था, लेकिन लागू किया था किसने? कर्नल रीड ने। और इसे संपूर्ण ब्रिटिश भारत के 51% भाग पर लागू किया गया था, जहाँ से भू राजस्व की वसूली होती थी। कुल भूभाग के 51% भाग पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अमीनी समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? उद्योगों से संबंधित था, सहकारी संस्थाओं से संबंधित मुद्दे पर, भू राजस्व के पुनर्निर्धारण से संबंधित था, या फिर भू राजस्व तथा अकाल से संबंधित सिफारिश से था? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपको बताना है।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भू राजस्व तथा अकाल से संबंधित सिफारिश से इसका संबंध था। 73 का हो जाएगा ऑप्शन डी। और अगर पूछ लें अमीनी समिति की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1778 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1778 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी अमीनी समिति की, जो भू राजस्व से संबंधित था। आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन नहीं है? लॉर्ड एमहर्स्ट, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड वेलेजली। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड एमहर्स्ट। इसका संबंध आंग्ल मैसूर युद्ध से नहीं है। टोटल कुल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। अगर हम प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो यह जो है 1767 से 1789 ईस्वी तक चला था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। तृतीय आंग्ल जो मैसूर युद्ध है वह 1790 से 92 और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और इसमें अगर हम बात करें, देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वह हुआ था वारेन हेस्टिंग के नेतृत्व में। ठीक है, और इसमें जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जिसमें जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि की गई थी वह कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। और अंतिम जो मैसूर युद्ध हुआ था वह हुआ था आपका वेलेजली के शासनकाल में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इजारेदारी प्रथा को वारेन हेस्टिंग ने लागू कराया था। 1793 में पंचवर्षीय ठेके की जगह ठेके की अवधि 1 वर्ष कर दिया गया था। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, 1, 2, 1 और 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत है। इजारेदारी प्रथा इस प्रणाली को 1772 में वारेन हेस्टिंग द्वारा लागू किया गया था। वारेन हेस्टिंग द्वारा लागू किया गया था। इसमें पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था थी। इसमें जो है पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था थी। इसमें क्या कह रहा है, 1 वर्षीय, इसलिए यह गलत हो जाएगा। ठीक है, और सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि का ठेका दिया जाता था। यह जो इसमें प्रावधान किया गया था, 5 वर्ष के लिए यह ठेका मिलता था और जो सबसे अधिक बोली लगाता था उसे ही यह ठेका दिया जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत है। यह ठेका 1 वर्ष के लिए नहीं, 5 वर्ष के लिए दिया जाता था। धन की निकासी पर लिखी गई पुस्तक एवं लेखक सुमिलित नहीं है, यह आपको बताना है। कौन सुमिलित नहीं, उसका आपको चयन करना है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। यह रूल इन इंडिया है, रूल ऑफ नहीं है। ठीक है, पॉवर्टी प्रॉब्लम इन इंडिया, जीवी जोशी। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आरसी दत्ता। और एस्से ऑन इंडियन इकोनॉमी, महादेव गोविंद रानाडे। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पॉवर्टी प्रॉब्लम इन इंडिया, जीवी जोशी। यह गलत है। देखिए, संपत्ति के पलायन को लेकर के धन निकासी से संबंधित विभिन्न पुस्तकों की रचना की गई थी, जिसमें पॉवर्टी प्रॉब्लम इन इंडिया पुस्तक की रचना पृथ्वी चंद्र राय द्वारा की गई थी। ठीक है, पॉवर्टी प्रॉब्लम इन इंडिया पुस्तक की रचना पृथ्वी चंद्र राय द्वारा की गई थी। और ये सभी पुस्तकें जो हैं भारत से धन का जो निर्गमन होता था ब्रिटेन में, उससे संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रांतों के हस्तांतरित विषयों पर भारत सचिव का नियंत्रण कम हो गया। गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी कर सकता था तथा प्रभाविता 1 वर्ष तक रहती थी। गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी करता था और इसके द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता था उसका प्रभाव 1 वर्ष तक लागू रहता था। द्वैध शासन पद्धति 1 अप्रैल 1921 को लागू किया गया। बजट पर बहस हो तो सकती थी परंतु उसमें मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी कर सकता था और इसका जो प्रभाव था वह 1 वर्ष तक लागू रह सकता था। यह गलत है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसे मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता था, और इसमें भारत मंत्री मांटेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश संसद में घोषणा किया था कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है, जिसके माध्यम से केंद्रीय विधानमंडल संपूर्ण भारत के लिए कानून बना सकती थी। गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी कर सकता था और उसकी प्रभाविता मतलब उसका जो प्रभाव है 6 महीने तक लागू रहेगा, न कि 1 वर्ष के लिए। ठीक है, तो यह 1 वर्ष नहीं है, यह 6 महीना है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस विद्रोह को कुचलने के लिए वारेन हेस्टिंग को कठोर कार्रवाई करनी पड़ी थी? चेर विद्रोह, उलूगन विद्रोह, सन्यासी विद्रोह या पागलपंथी विद्रोह। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सन्यासी विद्रोह को। देखिए, सन्यासी विद्रोह
जो आज़ादी के लिए बंगाल में अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध किया गया एक प्रबल विद्रोह था। और अगर इसकी हम बात करें, यह सन्यासियों के अधिकार, जो शंकराचार्य के अनुयायी थे, जो सन्यासी थे यह शंकराचार्य के अनुयायी थे। और इतिहास से प्रसिद्ध इस विद्रोह की स्पष्ट जानकारी जो मिलती है वह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में इसका वर्णन किया गया है। और इस विद्रोह को दबाने के लिए वारेन हेस्टिंग द्वारा कठोर कार्रवाई का सहारा लिया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसने 1942 ईस्वी में बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज तिरंगा फहराया था? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरोड़ा आसफ अली या अब्दुल बारी? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरोड़ा आसफ अली द्वारा। अरोड़ा आसफ अली द्वारा जो 1909 से लेकर 1996 ईस्वी तक भारतीय राजनीति में सक्रिय रही और अरोड़ा गांगुली के रूप में इन्होंने अपना उपनाम रखा था। और इनके द्वारा भारतीय संयुक्त राज्य अमेरिका में राजदूत बनी थी। इनके द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-32 के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में भाग लेने के लिए कैद दिया गया था। 1942 में उन्होंने बंबई के ग्वालियर टैंक में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। ठीक है, तो विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा ली थी और 1942 में इनके द्वारा जो है तिरंगा झंडा ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में फहराया गया था। निम्नलिखित में से किसने एक नेटर्स जनरल मामले में केसरी में विद्रोहात्मक लेखन पर तिलक के मामले का वकालत किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता या मदन मोहन मालवीय? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी इन्होंने एक लेटर्स जनरल मामले में केसरी में विद्रोहात्मक लेखन पर तिलक के मामले की वकालत की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और अगर देखें तो 2 बम्बई विधान परिषद 1882 और कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में भी यह शामिल थे। निम्नलिखित में से किसने हेनरी विवियन डेरोजियो के बारे में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत, अपनी जाति के पिता कहा था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, फिरोज शाह मेहता ने, बाल गंगाधर तिलक ने या फिर महादेव गोविंद रानडे ने? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। देखिए, यंग बंगाल आंदोलन के नेता हेनरी विवियन डेरोजियो नामक यह एक एंग्लो इंडियन थे। डेरोजियो को आधुनिक भारत का राष्ट्रवादी कवि माना जाता है और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इन्हें आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत, अपनी जाति का पिता कहकर संबोधित किया था। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इन्हें संबोधित किया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जस्टिस पार्टी का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? पी थियागराज चट्टी द्वारा, आलामेलू मंगई थायरमल्लम द्वारा, डॉक्टर सी नेतेसा मुदलियार द्वारा या टी.एम. नायर द्वारा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर सी नेतेसा मुदलियार द्वारा इसका गठन किया गया था। कब किया गया था? 1916 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था। एन.जी. रंगा ने गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का समर्थन किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। बिहार के दक्षिण पूर्व में स्थित चंपारण वह इलाका है जहां सत्याग्रह की नींव पड़ी थी। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, केवल 1 और 4, 2 और 3 या उपरोक्त में से सही। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पहला सही है, बाकी सब गलत है। देखिए, गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में जो 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया था। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित चंपारण का वह इलाका है जहां सत्याग्रह की नींव पड़ी। रविन्द्रनाथ टैगोर चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिए थे। ठीक है, इसमें जो है जब विकल्प चंपारण, इसमें जो है कौन सा कथन गलत है तो उसमें ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसके बारे में हम देखें, एन.जी. रंगा ने गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। ठीक है, एन.जी. रंगा ने चंपारण सत्याग्रह का समर्थन किया था, नहीं विरोध किया था। ठीक, तो एन.जी. रंगा ने इनके सत्याग्रह का विरोध किया था, यह सही गलत हो जाएगा आपका। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी, न कि उसके बाद, तो ये भी गलत हो जाएगा। माइन्यूट इसमें थोड़ा गलत किया है। ठीक है, और चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ अन्य नेताओं में राजेंद्र प्रसाद थे, ब्रज किशोर, महादेव देसाई थे, नरहरि पारिक थे और जे.बी. कृपलानी थे। इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, और चंपारण था कहाँ? उत्तर पश्चिमी था। यह यहाँ पे क्या लिखा है? दक्षिण पूर्व।
चंपारण जो है बिहार के उत्तर पूर्व में स्थित था, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पहला सही है, 2, 3, 4 गलत है। नेक्स्ट देखिए, बाबुल मोरा नैहर छूटा जाए नामक रचना के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? वाजिद अली शाह, अमजद अली शाह, मोहम्मद अली शाह या फिर मिर्जा बशीर अली खां। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाजिद अली शाह द्वारा बाबुल मोरा नैहर छूटा जाए नामक रचना की इसकी रचना की गई थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। जाट राज्य भरतपुर का वास्तविक संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? सूरजमल को, चूड़ामन को, बदन सिंह को या फिर गोकला को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बदन सिंह को। बदन सिंह चूड़ामन का भतीजा था, जिसे अहमद शाह अब्दाली ने राजा की उपाधि दी थी। और चूड़ामन राजा राम का भतीजा था, जिसने 1704 ईस्वी में मुगलों को हरा करके सिनसनी पर कब्जा कर लिया था और उसने भरतपुर राज्य की स्थापना की और बहादुरपुर ने इसे मनसब प्रदान किया था। बहादुर शाह द्वारा इसे मनसब दिया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बदन सिंह द्वारा भरतपुर राज्य की स्थापना की गई थी और इसे ही उसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। निम्नलिखित में से किसने कोरोमंडल तट, विशेष रूप से पुलिकट में एक रीडिंग पोस्ट की स्थापना की थी? डचों ने, पुर्तगालियों ने, अंग्रेजों ने या फिर डेनिशों ने। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डचों ने। डचों द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। डचों द्वारा भारत में क्रमशः 1616 ईस्वी और 1627 ईस्वी में स्थापित फैक्ट्रियां निम्नलिखित में से कौन थी? पुलिकट सूरत में, बंगाल सूरत बंगाल या फिर कोचीन सूरत। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सूरत और बंगाल में स्थापित की गई थी। 1616 सूरत में और 1627 बंगाल में डचों द्वारा फैक्ट्रियों की स्थापना की गई थी। पुर्तगालियों ने किस मुगल सम्राट की अनुमति से हुगली में कारखाना की स्थापना की थी? अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के या फिर हुमायूं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर। अकबर की अनुमति से पुर्तगालियों द्वारा हुगली में कारखाना की स्थापना की गई थी। देखिए, मुगल सम्राट अकबर की अनुमति से पुर्तगालियों द्वारा हुगली में कारखाना की स्थापना की गई थी। 16वीं सदी के दौरान पूर्वी तट पर किलेबंदी नहीं हुई थी। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ तक पुर्तगालियों का एशियाई व्यापार पर प्रभुत्व बना रहा, जब तक अंग्रेज नहीं आए थे या उनका जो प्रभाव है वो ज़्यादा नहीं था, तब तक पुर्तगालियों का वर्चस्व था एशियाई जो है व्यापार पर। लेकिन उनके आने के बाद, जैसे ही अंग्रेज आए, ब्रिटिश आए, वहाँ उसके आने के बाद पुर्तगाली जो है पिछड़ गए। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर के काल में। भारत में स्थापित डेनिश बस्तियों में निम्नलिखित में से शामिल नहीं है? मसूलीपट्टनम, त्रावणकोर या त्रैकोबार, सेरामपुर, श्रीरामपुर या निकोबार द्वीप। इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा सही नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मसूलीपट्टनम। डेनमार्क से संबंधित किसी भी व्यक्ति या वस्तु को डेनिश कहा जाता है। ठीक, ये तो आप सब लोगों को पता होगा। डेनमार्क द्वारा लगभग 225 वर्षों तक भारत में अपने उपनिवेश बनाए रखे गए थे और भारत में स्थापित डेनिश बस्तियों में त्रैकोबार तमिलनाडु, सेरामपुर पश्चिम बंगाल और निकोबार द्वीप समूह में शामिल था। 1605 ईस्वी में डचों ने आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। डचों का जो है बस्ती मसूलीपट्टनम में नहीं था, मसूलीपट्टनम में डचों द्वारा सर्वप्रथम 1605 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री स्थापित की गई थी। तो डचों की जो पहली फैक्ट्री स्थापित हुई 1605 ईस्वी में, वो कहाँ पे हुई थी? आपके मसूलीपट्टनम में। और जो डेनिश थे उनकी कोई भी बस्ती मसूलीपट्टनम में नहीं थी। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम के शासनकाल से संबंधित संधि नहीं है? झलकी की संधि, तुरई की संधि, वारणा की संधि या मुंगी सिवगांव की संधि। आपको बताना है कौन सही नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झलकी की संधि। मुंगी सिवगांव की संधि जो है यह निजाम के साथ हुई थी और वारणा की संधि यह शंभू के साथ हुई थी। दुरई की संधि हुई थी 1738 ईस्वी में। ठीक है, और 1752 ईस्वी में झलकी की संधि द्वारा निजाम के बारार का आधा भाग मराठों को दे दिया गया था और यह जो है बालाजी पेशवा बाजीराव प्रथम से संबंधित नहीं है। इस संधि को किसके द्वारा किया गया था? पेशवा बालाजी बाजीराव द्वारा झलकी का संबंध है। ठीक है, झलकी की जो संधि हुई थी इसका संबंध है, यह हुआ था पेशवा बालाजी बाजीराव के समय। ठीक है, किसके साथ हुआ था? मराठा और निजामों के साथ हुआ था। अन्य तीनों संधियों से संबंधित है पेशवा बाजीराव प्रथम। ब्लू वाटर पॉलिसी किस पुर्तगाली गवर्नर से संबंधित है? अब्दुलकर्क, नीनो डी कुन्हा, गार्सिया डी नोरोन्हा या फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाई गई थी और यह भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था
जो 1605 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत आया था और उसने समुद्री नीति को अधिक महत्व दिया। स्थलों पर अधिकार करने की बजाय यह समुद्रों पर अधिकार किया और अपने जो है बड़े बड़े नाव और जो जहाज़ थे उसके माध्यम से अन्य जो व्यापार होता था समुद्रों के माध्यम से उसे सुरक्षा प्रदान करता था और बदले में उनसे कर लेता था, और जो कर नहीं देते थे उनके जहाज़ों को या तो डूबा दिया जाता था या लूट लिया जाता था। तो ब्लू वाटर पॉलिसी का जो संबंध है वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा से है। डचों द्वारा निम्नलिखित में से किस टकसाल से भगवान वेंकटेश्वर भगवान विष्णु के चित्र वाले सोने के पैगोडा सिक्के जारी किए गए थे? कोचीन, मछलीपट्टनम, नागापट्टनम या फिर पुलिकट? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुलिकट से। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? चेर विद्रोह भूषण सिंह के नेतृत्व में हुआ था, कोल विद्रोह सुरगा और सिंह राय के नेतृत्व में, रामोसी विद्रोह उमा जी के, अहोम विद्रोह जवाहरमल के। आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अहोम विद्रोह जवाहरमल के नेतृत्व में। यह गलत है। अहोम विद्रोह जो है यह 1828 से 1830 ईस्वी में था और इसके जो मुख्य नेता थे वह गोमधर सिंह थे या गोमधर कुंवर। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बंगाल में कर कृषि प्रथा की शुरुआत किस नवाब द्वारा की गई थी? सुजाउद्दीन द्वारा, मुर्शीद कुली खां द्वारा, अलीवर्दी खां द्वारा, फिर मीर कासिम द्वारा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुर्शीद कुली खां द्वारा। मुर्शीद कुली खां ने जागीर भूमि के काफ़ी बड़े हिस्से को खालसा में परिवर्तित करके कर कृषि प्रथा की शुरुआत की थी। 1700 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां के बंगाल का दीवान बनाया गया था और 1713 ईस्वी में फर्रुखसियर ने इसे मुर्शीद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसने अवध के शासक के रूप में राजा की उपाधि धारण की थी? सादत खां फर्स्ट, सादत खां सेकेंड, सफदर जंग या आसफुद्दौला? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सादत खां सेकेंड द्वारा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अप्रैल 1774 में रूहेला सरदार हाफिज रहमत खां और सुजाउद्दौला के मध्य युद्ध हुआ था। सुजाउद्दौला ने संपूर्ण रूहेलखंड को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। सुजाउद्दौला इसके द्वारा 1774 ईस्वी में रूहेला सरदार हाफिज रहमत खां और सुजाउद्दीन के मध्य युद्ध हुआ जिसमें सुजाउद्दौला की जीत हुई और सुजाउद्दौला ने संपूर्ण रूहेलखंड को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बंगाल के कलकत्ता में अनुशीलन समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? ज्ञानेंद्रू बसु द्वारा, पी मित्रा द्वारा, जतिन नाथ बनर्जी द्वारा या फिर बारेंद्र कुमार घोष द्वारा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पी मित्रा द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। देखिए, बंगाल के क्रांतिकारियों का जो प्रथम गुप्त संगठन था वह अनुशीलन समिति था जिसकी स्थापना की गई थी 1902 ईस्वी में। 1902 ईस्वी में की गई थी और अनुशीलन समिति की स्थापना मिदनापुर में ज्ञानेंद्रू बसु ने की थी, जबकि कलकत्ता में इसका गठन पी मित्रा द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा, मिदनापुर में इसका गठन ज्ञानेंद्रू बसु द्वारा किया गया था और कलकत्ता में इसका गठन पी मित्रा द्वारा किया गया था। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मुक्ति कौन पाथे मुक्ति किस मार्ग से नामक पुस्तक में निम्नलिखित में से किस पत्र पत्रिकाओं के कुछ प्रमुख लेखों का संग्रह प्रकाशित हुआ था? युगांतर का, संध्या का, गदर का या फिर काल का? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, युगांतर का। देखिए, अप्रैल 1906 ईस्वी में अनुशीलन समिति के दो सदस्य वारेंद्र कुमार घोष और विपेंद्र नाथ दत्त ने युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया था और इसका जो है युगांतर जो पत्रिका प्रकाशित की गई थी इसी के कुछ पत्र पत्रिकाओं को मुक्ति कौन पाथे में संकलित किया गया था या उसमें प्रकाशन किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, लाला लाजपत राय ने कांग्रेस की स्थापना के संबंध में अंग्रेजों की नीति की व्याख्या और आलोचना किस पुस्तक में की है? अनहैप्पी इंडिया में पंजाबी में, अनहैप्पी इंडिया तथा पंजाबी, उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनहैप्पी इंडिया और पंजाबी दोनों में जो है इसकी आलोचना की गई है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, पूर्वी एशियाई क्षेत्रों से व्यापार करने के लिए पुर्तगालियों का एक प्रमुख बंदरगाह निम्नलिखित में से था कहाँ पे? भटकल में, नागापट्टनम में, मछलीपट्टनम में या फिर पुलिकट में? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागापट्टनम में। देखिए, पुर्तगालियों ने पूर्वी तट के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया और इसके लिए ये बहुत से बंदरगाहों का
निर्माण की और उसके माध्यम से जो है करते थे। मलक्का, मनीला इत्यादि पूर्वी एशियाई क्षेत्रों से व्यापार करने के लिए नागापट्टनम पुर्तगालियों का एक प्रमुख बंदरगाह था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों साथियों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो से रिलेटेड कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।